हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। हमारा जो बीएससी फाइनल ईयर का चैप्टर नंबर 4 है, सेमेस्टर 5 का, उसका पोर्शन बी ड्रग्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होते हैं ड्रग्स। देखो, यहाँ पर ड्रग्स की 3 डेफिनेशन है। Number 1, the drug is a substance which is used to prevent or cure diseases in human beings or animals. ड्रग्स ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि डिसीज ना हो, इसके प्रिवेंशन के लिए यूज किया जाता है, या फिर अगर डिसीज होता है तो उसको क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसा एक जो सब्सटेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? ड्रग्स कहते हैं। इट इज यूज इन ह्यूमन बींग्स एज वेल एज इन एनिमल्स। दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। द ड्रग इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस, ड्रग is defined as any substance used to modify or explore physiological system or the pathological state for the benefit of the recipient। उन्होंने कहा है कि ड्रग कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, एनी सब्सटेंस हो सकता है जो कि फिजियोलॉजिकल सिस्टम या फिर पैथोलॉजिकल जो स्टेट है जो लेने वाला है बेनिफिट, रिसिपिएंट्स के बेनिफिट के लिए, उसको मॉडिफाई या फिर एक्सप्लोर करने के लिए हम जिस सब्सटेंस का यूज करते हैं उसे कहते हैं ड्रग्स। ये थोड़ी टेक्निकल है। और भी सिंपल है। जो थर्ड डेफिनेशन है वो है सिंथेटिक और नेचुरल सब्सटेंसेस। ये सिंथेटिक भी हो सकते हैं या फिर नेचुरल भी हो सकते हैं। सिंथेटिक और नेचुरल सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड टू रिलीव डिस्कम्फर्ट एंड रिस्टोर द स्टेट ऑफ वेलबींग। यस, देखो, जब हम बीमार होते हैं तो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं या फिर थोड़ा सा हम अनस्टेबल हो जाते हैं, हमारी फीलिंग अच्छी नहीं होती है, जो वेलबींग की स्टेट है वो स्टेज में हम नहीं होते हैं, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं। तो ये उसको रिस्टोर करने के लिए, उससे रिलीफ हमें चाहिए होती है। इसीलिए जो हम नेचुरल या फिर सिंथेटिक सब्सटेंस लेते हैं उसे हम ड्रग्स कहते हैं। देखो, सिंथेटिक आज के दौर में तो हम सिंथेटिक ही लेते हैं, लेकिन जब पहले के दौर में जब मतलब इस तरह की केमिस्ट्री डेवलप नहीं थी, इतना साइंस आगे नहीं था, तब नेचुरल यूज करते थे। जो पुराने जमाने में मतलब प्लांट से या फिर मतलब प्लांट ओरिजिन से ही ड्रग्स को लेते थे, प्लांट से लेते थे, उनका ही यूज करते थे एज अ ड्रग्स। तो आज के डेट में भी कुछ कुछ सब्सटेंसेस है जिनका ओरिजिन नेचुरल ही है। तो सिंथेटिक और नेचुरल सब्सटेंसेस विच आर यूज टू रिलीव डिस्कम्फर्ट एंड रिस्टोर द स्टेट ऑफ वेल बीइंग। ओके, सो ये होगी डेफिनेशन। इन तीनों में से आप कोई भी एक यूज कर लो जो आपको आसान लगती है वो। देन व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर आइडियल ड्रग्स? जो भी ड्रग्स होता है, किस ड्रग्स को हम आइडियल ड्रग्स कहते हैं, या फिर किस केमिकल सब्सटेंस में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है आइडियल ड्रग्स की। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स है इट्स एक्शन शुड बी लोकलाइज। इट्स उसकी जो एक्शन है वो कैसी होनी चाहिए? लोकलाइज होनी चाहिए। लोकलाइज होनी चाहिए at the site where it is desired to act। उस साइट पे जहां पर हमें ये इसका इफेक्ट चाहिए, वहीं पर उसका इफेक्ट होना चाहिए। इट शुड बी लोकलाइज एट द साइट वेयर इट इज डिजायर्ड टू एक्ट। सेकंड है इट शुड एक्ट ऑन द सिस्टम विद एफिशिएंसी एंड सेफ्टी। मतलब इसमें उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा मिलना चाहिए, एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए। शुड एक्ट ऑन अ सिस्टम विथ एफिशिएंसी, उसका अच्छा रिजल्ट हमें मिलना चाहिए, और ये सेफ भी होना चाहिए। जिस सिस्टम पे ये काम कर रहा है उस पे एफिशिएंटली काम करना चाहिए, और उसमें भी हमें उसकी सेफ्टी भी चाहिए। शुड एक्ट ऑन द सिस्टम विथ एफिशिएंसी एंड सेफ्टी। थर्ड वन है
शुड नॉट बी टॉक्सिक। यस, टॉक्सिक तो नहीं चाहिए हमें, क्योंकि अगर टॉक्सिक होगा तो उसका टॉक्सिक इफेक्ट है तो हम इसे यूज नहीं कर सकते। तो यही बात आती है कि वो सेफ होना चाहिए। नंबर 4, शुड हैव अ मिनिमम साइड इफेक्ट। शुड हैव मिनिमम साइड इफेक्ट। देखो, कोई भी ड्रग्स हम जब लेते हैं, कॉमनली हम छोटे छोटे मतलब सर्दी खांसी बुखार या फिर मतलब कहीं पर पेन हो रहा है तो जनरली हम टैबलेट्स लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं। तो ये जो ड्रग्स है इनके थोड़े साइड इफेक्ट होते ही है। तो कभी कभी मतलब एसिडिटी हो जाना, ये कॉमन इनका साइड इफेक्ट है। तो इस तरह के अलग अलग जो मेडिसिन है, अलग अलग जो ड्रग्स है, उनके अलग अलग साइड इफेक्ट होते हैं। तो साइड इफेक्ट होते ही है किसी भी ड्रग्स के। तो यहाँ पर क्या, ये इनके जो साइड इफेक्ट है ये मिनिमम होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए। नंबर 5 रिक्वायरमेंट है, इट शुड नॉट डैमेज और शुड नॉट डैमेज होस्ट टिश्यू should not damage host tissue or the फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में या फिर टिश्यू को डैमेज नहीं होना चाहिए। और लास्ट रिक्वायरमेंट है, द सेल शुड बिकम रेजिस्टेंस सॉरी द सेल शुड नॉट बिकम्स रेजिस्टेंट टू द ड्रग्स आफ्टर सम टाइम। देखो, कभी कभी क्या हो जाता है कि जो सेल्स है, अगर उन्होंने रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया जो भी ड्रग्स के उसके प्रति, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, उसका असर नहीं होगा। द सेल शुड नॉट बी बिकम्स रेजिस्टेंट टू द ड्रग्स आफ्टर सम टाइम। तो इनका रेजिस्टेंस भी मतलब सेल्स रेजिस्टेंट भी नहीं होनी चाहिए उस ड्रग्स के प्रति। तो ये है रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर द आइडियल ड्रग्स। और एक्चुअल में ऐसे ड्रग्स बहुत कम है कि जो ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनमें होता ही है। तो ऐसा कह सकते हैं कि आइडियल ड्रग्स की खोज अभी नहीं हुई है, या फिर ऐसा ड्रग्स है ही नहीं जो कि आइडियली बिहेव करता हो। उनमें कुछ ना कुछ कमी होती ही है, जो ये पॉइंट्स बताए हैं इनमें से कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। ओके, तो मतलब कोई भी ड्रग्स हम लेंगे तो उसमें कुछ कमी जरूर होगी। देखो, जो ड्रग्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उसमें जो टाइप्स हमें पढ़ने हैं वो है एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स। देखो, ये बहुत कॉमन है। एंटीपायरेटिक्स एंड एनाल्जेसिक आपने नाम भी सुना होगा, बहुत कॉमन है, हम फ्रिक्वेंटली इनका यूज करते हैं। देखो, सबसे पहले देखते हैं क्या होते हैं एंटीपायरेटिक्स। तो देखो, एंटीपायरेटिक्स क्या होते हैं। ये जो एंटीपायरेटिक्स है, दी substances which reduce body temperature in high fever। जब हमें बुखार होता है तो हम बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए जो ड्रग्स हम यूज करते हैं उन्हें कहते हैं एंटीपायरेटिक। द सब्सटेंसेस which reduce body temperature इन हाई फीवर। बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए जो भी ड्रग्स हम लेंगे उन्हें कहते हैं एंटीपायरेटिक्स। देखो, कॉमन एग्जांपल्स कौन से हैं। हम पैरासिटामॉल यूज करते हैं, ये बहुत कॉमन है। जब भी हमें बुखार होता है हम पैरासिटामॉल को किसी भी फॉर्म में ले लेते हैं, मतलब फॉर्म में मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट टैबलेट्स के फॉर्म में लेते हैं। कंटेंट उनका वही होता है पैरासिटामॉल। एस्प्रिन भी इसका एक एग्जाम्पल है। देखो, पैरासिटामॉल की टैबलेट, इस तरह की टैबलेट आपने देखी होगी, ये एस्प्रिन की टैबलेट है। ओके, तो ये बहुत कॉमन मेडिसिन है। जो एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती है आर आल्सो एनाल्जेसिक, मतलब ये एनाल्जेसिक का भी काम करती है। अब ये एनाल्जेसिक क्या होती है, देखो समझ में आया। एंटीपायरेटिक क्या होती है, जो भी हम बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए जो भी ड्रग्स लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक कहते हैं। अब देखो कि ये एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या होती है। दिस सब्सटेंसेस
विच रिलीव पेन। जब हमें पेन होता है तो पेन को रिलीव करने के लिए हम जो ड्रग्स लेते हैं उन्हें कहते हैं एनाल्जेसिक। दीज आर पेन किलर, दीज आर पेन किलर। जो पेन किलर होती है वही एनाल्जेसिक्स है, दी सब्सटेंस विच रिलीव पेन। ओके, ये एनाल्जेसिक जो है ये दो टाइप्स की होती है। नंबर 1 नार्कोटिक्स एंड नंबर 2 नॉन नार्कोटिक्स। देखो, एनाल्जेसिक दो टाइप की होती है। नंबर 1 है नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड सेकंड वन है नॉन नार्कोटिक ड्रग्स। तो नार्कोटिक ड्रग्स क्या होती है और नॉन नार्कोटिक ड्रग्स क्या होती है? अब देखो, ये जो नार्कोटिक ड्रग्स है ये ड्रग्स डेंजरस होती है, डेंजरस ड्रग्स होती है। अब डेंजरस क्यों होती है? दीज आर नोन टू फॉर्म हैबिट, दीज आर नोन टू फॉर्म हैबिट। इनकी हैबिट हो जाती है। अगर नार्कोटिक ड्रग्स ज्यादा बार लेते हैं तो इनकी हैबिट होती है। और ये क्या होते हैं? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रोड्यूस स्लिप एंड अनकॉन्शियसनेस। इनमें अगर हम लेते हैं तो अनकॉन्शियस हो जाते हैं या फिर नींद आती है इनसे। इस टाइप के ये ड्रग्स होते हैं नार्कोटिक्स। और ये हैबिट फॉर्मिंग भी होते हैं। इनकी हैबिट हो जाती है। अगर फिर हम ना लें तो जो भी इसका यूज करने वाला है अगर फिर कुछ दिनों के बाद इसको ना ले तो वो अनकंफर्ट फील करने लगता है, यानी कि उसको इसकी हैबिट हो जाती है। तो इसीलिए ये ड्रग्स नॉर्मली यूज नहीं होती है। कुछ कंडीशंस में कुछ कंडीशंस में ही डॉक्टर सिर्फ इनको प्रिस्क्राइब करते हैं। नॉर्मली हम नार्कोटिक ड्रग्स नहीं लेते हैं और ये हैबिट फॉर्मिंग होती है। कुछ जो भी कंडीशंस है, मेडिकल कंडीशंस है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, उन्हीं कंडीशंस में प्रिस्क्रिप्शन पे ही ये लेते हैं, बाकी ये नहीं लेते हैं। इनके एग्जांपल्स देखो, जैसे कि आपने इनके नाम सुने होंगे, हेरोइन, मॉर्फिन, कोडेइन, ऐसे कुछ जो ड्रग्स है ये इस क्लास में आते हैं, नार्कोटिक्स में आते हैं। ओके, और ये एडिक्ट फॉर्मिंग है, यानी कि इनकी हैबिट हो जाती है। दूसरा है नॉन नार्कोटिक्स ड्रग्स। नॉन नार्कोटिक्स ड्रग्स, देखो ये कॉमन ड्रग्स है जो हम डेली लाइफ में जनरली ज्यादा लेते हैं। नॉन नार्कोटिक्स जो ड्रग्स होते हैं दे डू नॉट कॉज एडिक्शन। इनकी एडिक्शन नहीं होती है, इनकी एडिक्शन नहीं होती है, उस लिहाज से ये सेफ होते हैं। ये हैबिट फॉर्म नहीं करते हैं। डू नॉट कॉज एडिक्शन, इनकी एडिक्शन नहीं होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक इज फिनिल ब्यूटाजोन। देखो ये कॉमन है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, फिनिल ब्यूटाजोन। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, इसका प्रिपरेशन भी पढ़ना है। फिनिल ब्यूटाजोन, ये जो फिनिल ब्यूटाजोन है, देखो यहाँ में मैंने जो टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल है उसका एक पिक्चर लिया है, नेट से, इंटरनेट से कॉपी किया है। देखो इस तरह की इसमें दिखता होगा आपको। इसका नाम भले ही अलग हो सकता है, ये कंपनी का नाम होता है। ये इसका कंटेंट देखो कौन सा है, फिनिल ब्यूटाजोन ही है। यहाँ पर लिखा है फिनिल ब्यूटाजोन टैबलेट, तो ये फिनिल ब्यूटाजोन ही इसका कंटेंट है। इसको दूसरा नाम इसका ब्यूटाजोलिडीन भी है। इसको फिनिल ब्यूटाजोन को दे आर आल्सो कॉल्ड एज ब्यूटाजोलिडीन। तो ये एक नॉन नार्कोटिक ड्रग्स है। जो नॉन नार्कोटिक ड्रग्स होती है वो नॉन नार्कोटिक्स जो एनाल्जेसिक है, दे डू नॉट कॉज एडिक्शन। एंड इसका एग्जांपल है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है फिनिल ब्यूटाजोन, जिसको ब्यूटाजोलिडीन भी कहते हैं। ये है फिनिल ब्यूटाजोन का स्ट्रक्चर, फिनिल ब्यूटाजोन का स्ट्रक्चर। अब देखो इसमें क्या है, इसमें दो फिनिल रिंग है, ये वाली और ये वाली। इसमें दो फिनिल रिंग है, दो फिनिल रिंग है। एक ब्यूटिल ग्रुप है, ब्यूटिल C4H10 ब्यूटेन होता है, C4H9 ब्यूटिल एक ब्यूटिल ग्रुप है। और इसमें दो केटोनिक ग्रुप भी है, दो केटोनिक ग्रुप भी है। ये है फिनिल ब्यूटाजोन। देखो स्ट्रक्चर को याद रखने की कोशिश करो, याद रखो फिनिल ब्यूटाजोन। आगे हमें इसका प्रिपरेशन भी देखना है फिनिल ब्यूटाजोन का। देखो सिंथेसिस ऑफ फिनिल ब्यूटाजोन, इसका सिंथेसिस कैसे करते हैं फिनिल ब्यूटाजोन का।
देखो ये जो फर्स्ट सबस्ट्रेट हमने लिया है इसको प्रोड्यूस करने के लिए ये है डाइइथिल मैलोनेट। डाइइथिल मैलोनेट, डाइइथिल मैलोनेट। ये जो C2H5, C2H5 टू टाइम्स है, ये हो गया डाइइथिल। डाइइथिल दो बार है, इथिल ग्रुप डाइइथिल। और ये मैलोनेट मैलिक एसिड से आया है, मैलिक एसिड से आया है मैलोनेट। तो ये स्ट्रक्चर है इसका डाइथिल मैलोनेट का। देखो CH2 ग्रुप है और दोनों तरफ से COO C2H5 ये ग्रुप अटैच है दोनों तरफ से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लेना है सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड, ये है सोडियम और ये इथॉक्साइड, ये ग्रुप इथॉक्साइड C2H5O नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव, इस तरह का ये होता है सोडियम इथॉक्साइड। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि सोडियम इथॉक्साइड की इसके एक्शन क्या होती है वो देखेंगे। देखो सोडियम इथॉक्साइड एक एक बेस है। क्या है ये? बेस है। देखो अगर इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा कि Na पॉजिटिव निकल अलग हो जाएगा और C2H5O नेगेटिव, इस तरह का ये बेस होगा। तो बेस का क्या काम होता है? तो बेस क्या करता है, एसिडिक H पॉजिटिव को कैप्चर कर लेता है। एसिडिक H पॉजिटिव को क्या करता है, इस तरह का अगर H पॉजिटिव आयंस है तो उसको ये कैप्चर कर लेता है। ओके, तो देखो यहाँ पर ये जो CH2 दिख रहा है, इस CH2 के बाजू में यहाँ पर CO ग्रुप है और दूसरा यहाँ पर भी CO ग्रुप है। आपको पता है कि अगर किसी इस टाइप के ग्रुप के बाजू में अगर CO ग्रुप है तो ये एसिडिक बन जाएगा। ये ग्रुप जो है इसके प्रोटॉन एसिडिक होंगे, तो ये हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक है, मतलब ये H पॉजिटिव के तौर पर यहाँ से निकल सकते हैं, ये एसिडिक है अभी। तो ये क्या करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव जो है यहाँ से H पॉजिटिव को कैप्चर कर लेगा, क्योंकि ये तो मतलब C2H5ONA जो है ये तो बेस ही है, तो इसका काम ही है कि ये इसको क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। C2H5ONA जो है यहाँ से H पॉजिटिव को, यहाँ से H पॉजिटिव को कैप्चर कर लेगा। अब जैसे ही यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, इस कार्बन पे आएगा निगेटिव चार्ज, क्योंकि वहां से H पॉजिटिव गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH नेगेटिव, इस तरह का ग्रुप यहाँ पर बनेगा। CH, एक H इसके साथ चला गया है, एक H इसके साथ चला गया है, तो यहाँ पर होगा CH नेगेटिव, CH नेगेटिव होगा। अब देखो ये जो ब्यूटिल ब्रोमाइड है या फिर ब्रोमोब्यूटेन है, ब्यूटिल ब्रोमाइड है, यहाँ पर देखो C और Br के बीच में बॉन्डिंग है, C और Br के बीच में बॉन्ड होगा यहाँ पर। तो आपको पता है कि क्या होने वाला है, अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो यहाँ पर ये Br नेगेटिव बन जाएगा, Br नेगेटिव बन जाएगा और ये जो पूरा ग्रुप है C4H9 ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा। क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इस नेगेटिव चार्ज कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, इस नेगेटिव कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो देखो ये जो CH2 था, ये जो CH2 था, यहाँ का एक हाइड्रोजन किसने कैप्चर कर लिया, इस बेस ने कैप्चर कर लिया, C2H5O नेगेटिव जो है इसने कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पर बन गया है, यहाँ पर बन गया है CH नेगेटिव। अब CH नेगेटिव है और ये जो ग्रुप है इस ये जो ब्यूटिल ब्रोमाइड है, इस ब्यूटिल ब्रोमाइड से ये जो ब्यूटिल ग्रुप है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव है। तो यहाँ पर देखो ये कार्बन के साथ अटैच हो गया है। तो ये इस तरह से ये डाइइथिल ब्यूटिल मैलोनेट फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या करना है, ये जो डाई ब्यूटिल मैलोनेट हमें मिला है इसको हमें आगे डाइफिनिल हाइड्राजीन के साथ ट्रीट करना है, डाइफिनिल हाइड्राजीन के साथ ट्रीट करना है। ये है डाइफिनिल हाइड्राजीन। देखो हाइड्राजीन क्या होता है, हाइड्राजीन होता है NH2 NH NH2
सिंगल बॉन्ड NH2, ये होता है हाइड्रोजीन। आपको पता होगा हाइड्रोजीन NH2 होता है। अब ये जो हाइड्रोजीन है NH2 यहाँ पर एक इसका एक हाइड्रोजन और इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुका है डाइफिनिल ग्रुप के साथ। तो C6H5 ये जो फिनिल ग्रुप है ये 2 बार इसके साथ अटैच है, तो ये ग्रुप है डाइफिनिल हाइड्रोजीन। हमें इस डाइइथिल इस ग्रुप को डाइइथिल मैलोनेट को इसके साथ डाइफिनिल हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करना है। तो डाइफिनिल हाइड्रोजन के साथ हम जब ट्रीट करेंगे तो क्या होता है, देखो इसमें से हमें इस ग्रुप को निकाल देना है। सी ये हो बन जाएगा C2H5O और H, C2H5OH, और ये भी उसी तरह से इस ग्रुप को यहाँ से आप निकाल दो C2H5OH। तो इसमें से 2 बार C2H5OH निकल जाएगा और ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ ज्वाइन हो जाएगा और ये नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ ज्वाइन हो जाएगा। अब ये जब यहाँ पर अटैच होगा तो देखो इस तरह का फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा, फिनिल ब्यूटाजोन या फिर ब्यूटाजोलिडीन भी उसे कहते हैं। ये है सिंथेसिस ऑफ फिनिल ब्यूटाजोन। इस तरह से ये सिंथेसाइज होता है, इस टाइप के रिएक्शंस इसमें इन्वॉल्व है। अब देखो इसके यूजेस क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द फिनिल ब्यूटाजोन। तो नंबर 1, this is toxic and contain mild analgesic and antipyretic activity। तो ये टॉक्सिक है और इसकी जो एनाल्जेसिक या एंटीपायरेटिक एक्टिविटी है ये माइल्ड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये रेयरली यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये टॉक्सिक है। देखो टॉक्सिक है, तो टॉक्सिक है तो ये फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होता है, रेयरली यूज होता है। जब कोई ऑप्शन ना हो तभी ये यूज करते होंगे। नंबर 2, फिनिल ब्यूटाजोन और एस्पिरिन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, फिनिल ब्यूटाजोन प्लस देखो प्लस का साइन है यहाँ पर, फिनिल ब्यूटाजोन प्लस एस्पिरिन इज यूज एज पोटेंट मेडिसिन टू क्योर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब फिनिल ब्यूटाजोन और एस्पिरिन इज यूज एज अ पोटेंट मेडिसिन टू क्योर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब ये जो देखो ये कुछ मेडिकल साइंस से रिलेटेड वर्ड्स हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में कुछ थोड़ा सा इसका मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जो ये आर्थराइटिस होते हैं ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑटोइम्यूनो आर्थराइटिस है। इट इज कॉज व्हेन द इम्यूनो सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। जब भी इम्यूनो सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करता है तब ये होता है। जो भी इम्यूनो सिस्टम हमारी बॉडी का होता है वो हमारा डिफेंस सिस्टम होता है, अगर वो बराबर से काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशंस में ये हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है। ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है इट कॉजेस पेन एंड स्वेलिंग इन द रिस्ट एंड स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड्स एंड फीट। हाथ और पैर के जो जॉइंट्स है उसमें पेन होता है। देखो ये आर्थराइटिस है तो ऑब्वियसली ये आपने सुना ही होगा, इनमें पेन ही होता है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जॉइंट पेन होता है इसमें एंड स्वेलिंग भी होती है। उस केसेस में इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। इट इज यूजफुल इन अ ट्रीटमेंट ऑफ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। देखो ये भी स्पॉन्डिलाइटिस का एक टाइप है। इनमें क्या होता है, एंकिलोजिंग जो स्पॉन्डिलाइटिस है इज रेयर टाइप ऑफ आर्थराइटिस। ये थोड़ा रेयर होता है, दैट कॉजेज द पेन एंड स्टिफनेस इन द स्पाइन से रिलेटेड है ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, स्पाइन से रिलेटेड है, जो कि इसमें पेन और स्टिफनेस होता है स्पाइन में। This lifelong conditions also known as the बैक्टीरियोडिसीज भी इसे कहते हैं। अगर
ये लाइफ लॉन्ग होता है, तो यूजुअली स्टार्ट इन दी लोअर बैक में ये जनरली स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट में भी ये यूज किया जाता है। उसके साथ साथ ये सोराइटिक आर्थराइटिस है, ये जो भी सोराइसिस की प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ये उन पेशेंट्स में ये डेवलप होता है सोराइटिक आर्थराइटिस। और ये रिटर सिंड्रोम आर्थराइटिस एसोसिएटेड रिटर सिंड्रोम आर्थराइटिस एसोसिएटेड विद अल्सरेटिव कोलाइटिस। देखो, जो ये ulcerative colitis है, the people with the ulcerative colitis tend to have one of three form of the arthritis. One is the peripheral arthritis, which affect the large joint such as the knees, elbows and wrist. या फिर axial arthritis होता है, which causes the pain and stiffness in the spine and lower back, and also the ankylosing spondylitis, जो भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें बेसिकली ये सभी जो प्रॉब्लम्स हम बता रहे हैं, ये जॉइंट पेन से रिलेटेड ही है, तो उनके ट्रीटमेंट्स में ये यूज किए जाते हैं। अब ये कुछ मेडिकल साइंस के वर्ड है, तो इतना अच्छा मीनिंग हम इसका नहीं समझते हैं, फिर भी मैंने जितना हो सकता है कोशिश की है आपको समझाने की। देन यूज इन द थेरेपी ऑफ acute attack of gout। अब ये भी जो गोट है, ये भी वही है कि इसमें बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, इसमें भी बहुत ज्यादा सीवियर पेन ही होता है। वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द आर्थराइटिस कैरेक्टराइज बाय द सीवियर पेन, रेडनेस एंड टेंडरनेस इन दी जॉइंट्स। वही जॉइंट का जो प्रॉब्लम्स है, वही उसी से रिलेटेड होता है ये गॉट पेन। अब ये टॉक्सिक है, should not be used more than 1 week because it is toxic। ये टॉक्सिक होता है, तो 1 वीक से ज्यादा इसको यूज नहीं करना चाहिए। वैसे तो इसको यूज बहुत कम करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में अगर ऑप्शन नहीं है, तो अगर इसको यूज करते हैं तो इसका यूज भी बहुत कम होना चाहिए। should not be used more than 1 week because it is toxic। इसके साइड इफेक्ट देखो, साइड इफेक्ट क्या है? इसके साइड इफेक्ट ये है कि पेशेंट में सफर फ्रॉम दी वोमिटिंग हो सकती है, नॉसिया, वोमिटिंग जैसी फीलिंग हो सकती है। नॉसिया मीन्स वही वोमिटिंग के जैसी फीलिंग होना। इसमें फीवर भी हो सकता है या फिर स्किन रैशेस भी हो सकते हैं। तो ये कुछ इसके कॉमन साइड इफेक्ट है फिनिल ब्यूटाजोन के। देन देखो, जो फिनिल ब्यूटाजोन हम डिस्कस कर रहे थे वो एनाल्जेसिक था। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप के जो ड्रग्स हैं उनकी तरफ, वो है सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स देखो, ये बहुत फेमस ड्रग्स है सल्फा ड्रग्स, और कॉमनली हम मतलब ज्यादा डेली लाइफ में ये भी यूज होते हैं। दीज आर, देखो सल्फा ड्रग्स क्या होते हैं? दीज आर सब्स्टिट्यूटेड सल्फानिल अमाइड। ये सल्फानिल अमाइड जो केमिकल है उसका डेरिवेटिव होते हैं, ये सब्स्टिट्यूटेड सल्फानिल अमाइड होते हैं। सल्फानिल अमाइड का स्ट्रक्चर वो सब हम आगे देखेंगे। These are the substituted sulfanyl amide which contain sulfonamide group। इसमें सल्फोनामाइड ग्रुप होता है, सल्फोनामाइड ग्रुप होता है in their structure, and these were used to cure bacterial infection in human beings। अभी आप समझ गए होंगे कि ये एंटीबायोटिक्स है। क्या है ये? एंटीबायोटिक्स है क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उसको क्योर करने के लिए यूज किए जाते हैं। They have played an important role in curing disease like pneumonia, dysentery, etc। न्यूमोनिया जैसे डिसीज में या फिर डिसेंट्री की कंडीशंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। The importance of the important sulfur drugs are, देखो कौन कौन से सल्फर ड्रग्स जो इंपॉर्टेंट है वो है सल्फानिल अमाइड पहले वाला, दूसरा
सल्फा ग्वाइनिडीन, दूसरा सल्फा ग्वाइनिडीन, थर्ड वन सल्फा पिरिडीन, फोर्थ वन सल्फा थायोजोल एंड सल्फा डायाजीन। ये कुछ इस इंपॉर्टेंट सल्फा ड्रग्स है। देखो सभी के नाम में सल्फा सल्फा लगा हुआ है, तो ये सल्फा ड्रग्स ही है। और ये जो सल्फा ड्रग्स होते हैं, दीज आर द सब्स्टिट्यूटेड सल्फानिल अमाइड, सल्फानिल अमाइड के ही डेरिवेटिव होते हैं। ये है सल्फानिल अमाइड, देखो ये है सल्फानिल अमाइड। अब ये जो देखो इसमें क्या है, एक रिंग है, फिनिल रिंग है, उसको एक NH2 ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर जो सल्फोनामाइड ग्रुप यहाँ पर अटैच है। देखो आपको पता है कि CO, अगर CO और C डबल बॉन्ड O और NH2 होता है तो उसे हम अमाइड कहते हैं, बराबर। उसे क्या कहते हैं हम, इस टाइप का अगर ग्रुप होता है कि CO है और NH2 है तो इसे हम कहते हैं इसे कहते हैं अमाइड। अब ये अमाइड कहते हैं। तो देखिए कुछ कुछ इसके जैसा ही है, यहाँ पर CO की बजाय SO2 ग्रुप है, तो S डबल बॉन्ड O इस तरह का ग्रुप होता है, तो ये सल्फोनामाइड है। क्या है, सल्फोनामाइड है। तो पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड, पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड। ओके, तो पैरा अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड को सल्फानिल अमाइड भी कहते हैं, सल्फानिल अमाइड भी कहते हैं। ये जो सल्फा ड्रग्स होते हैं ये इसी के डेरिवेटिव होते हैं, मतलब इनसे ही वो बने होते हैं। मेन जो स्ट्रक्चर होगा ये वही होगा, बाकी इसमें डेरिवेटिव होंगे इसको कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे जो इसमें अटैच होंगे। देखो सिंथेसिस ऑफ सल्फानिल अमाइड, सबसे पहले हमें सल्फानिल अमाइड कैसे बनाते हैं वो देखना है, सल्फानिल अमाइड की सिंथेसिस कैसे करते हैं वो देखना है। देखो सब्स्टिट्यूएंट्स कौन से लिए हैं, पहले लिया है पैरा N एसिटिल सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, पैरा N एसिटिल सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। देखो ये जो ग्रुप है, ये जो पूरा ग्रुप है बेंजीन SO3 और ये हो गया बेंजीन सल्फोनेट पैरा। इसकी विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये इस पैरा पोजीशन पे है, तो ये है पैरा N एसिटिल। देखो नाइट्रोजन पे असाइल ग्रुप अटैच है, तो N एसिटिल सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, और उसके साथ साथ पैरा N एसिटिल सल्फानिलीन क्लोराइड, ये दोनों हमें एज ए सबस्ट्रेट इसमें लेने हैं। इनको हीट करना पड़ता है 40 to 50 डिग्री सेल्सियस तक अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बन जाएगा पैरा N एसिटिल सल्फानिल अमाइड। अब देखो इसके मैकेनिज्म में हम को नहीं जाना है, आपको ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर कौन से सबस्ट्रेट लेने हैं और उनकी कंडीशंस क्या है। तो हमें इनको 40 to 50 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना होता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करना होता है, तो हमें मिलेगा फाइनली, मतलब एज इंटरमीडिएट के तौर पर मिलेगा पैरा N एसिटिल सल्फानिल अमाइड हमें मिलेगा, और इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस देन करना है। H पॉजिटिव का मीनिंग क्या होता है, एसिडिक, और HOH हाइड्रोलाइसिस, इसका बाद में हमें एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करना है, हमें मिलेगा सल्फानिल अमाइड। क्या मिलेगा, सल्फानिल अमाइड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O होना चाहिए, ये थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पर होगा C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O होगा, ये इस तरह का कंपाउंड है। देखो अब ये क्या होता है, यहाँ से आप इसको H पॉजिटिव अटैच कर दो और इस ग्रुप को यहाँ से निकाल दो, मतलब ये ब्रेक हो जाएगा और ये COCH3 यहाँ से निकलेगा, इसको वाटर में से OH ग्रुप अटैच हो जाएगा और ये एसिटिक एसिड के तौर पर साइड प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, यही हमें चाहिए था, सल्फानिल अमाइड। तो इस तरह की एक रिएक्शन है। रिएक्शन को थोड़ा बराबर से देख लो कि इनमें कौन से सबस्ट्रेट है। सबसे पहले हमें लेना है पैरा N एसिटिल सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, और उसके साथ लेना है पैरा N एसिटिल सल्फानिल क्लोराइड। इसको हमें 40 to 50 डिग्री
सेल्सियस तक हीट करना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें मिलेगा ये इंटरमीडिएट विच इज अ पैरा एन एसिटिल सल्फानिल अमाइड, जिसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हमें फाइनली हमारा प्रोडक्ट मिलता है सल्फानिल अमाइड और एसिटिक एसिड। ये मॉडर्न मेथड है सिंथेसिस ऑफ सल्फानिल अमाइड की। मॉडर्न मेथड में क्या करते हैं देखो, मतलब एक अल्टरनेटिव एंड मॉडर्न मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फानिल अमाइड। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिटानाइलाइट एंड क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड followed by the reaction of ammonia and hydrolysis of acid sulfanyl amide। ये एसिटानाइलाइड लिया पहले वाला, दूसरा क्लोरोसल्फोनिक एसिड लिया है, क्लोरोसल्फोनिक एसिड लिया है। देखो यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है जो कि सल्फोनिक एसिड का क्लोरोडेरिवेटिव है, क्लोरोडेरिवेटिव ऑफ सल्फोनिक एसिड। H2SO3 जो है उस सल्फोनिक एसिड उसका क्लोरोडेरिवेटिव है, तो ये क्लोरोसल्फोनिक एसिड हो गया, क्लोरोसल्फोनेशन बोलेंगे हम इसको। और इससे क्या होता है कि ये ऊपर वाला ग्रुप तो एज इट इज ही रहेगा, ये देखो यहाँ पर भी वैसा का वैसा है। ये यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर ये ग्रुप जो है क्लोरो सल्फानिल क्लोराइड बन जाएगा, ये ग्रुप SO2Cl यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पैरा एन एसिटिल सल्फानिल क्लोराइड। हम इसके मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, ओके। पैरा एन एसिटिल सल्फानिल क्लोराइड बनेगा, उसके बाद उसकी रिएक्शन हमें करनी है अमोनिया के साथ, बराबर। जो भी प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, ये जो प्रोडक्ट हमें मिला है इसकी रिएक्शन हमें करनी है अमोनिया के साथ। जब हम इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे तो यहाँ पर जो सल्फानिल क्लोराइड था उसकी जगह हमें मिलेगा सल्फानिल अमाइड, सल्फानिल अमाइड मिलेगा। और इसी सल्फानिल अमाइड का हमें फिर से एसिड हाइड्रोलाइसिस करना है, सल्फानिल अमाइड का फिर से क्या करना है, एसिड हाइड्रोलाइसिस। उसी तरह से यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर H पॉजिटिव अटैच करना है और ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एसिटिक एसिड यहाँ से निकलेगा, तो फाइनली हमें मिलेगा सल्फानिल अमाइड। तो ये दूसरी मेथड है जो कि मॉडर्न मेथड है प्रिपरेशन ऑफ सल्फानिल अमाइड की। देन देखो इसके यूजेस क्या है, सल्फानिल अमाइड के यूजेस क्या है। सल्फानिल अमाइड हैज एन एंटीबैक्टीरियल पावर, ये भी एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल पावर and is used in medicine against the कोका इन्फेक्शन। देखो ये जो कोका इन्फेक्शन है इनके अगेंस्ट ये यूज किए जाते हैं। अब ये कोका इन्फेक्शंस जैसे कि यहाँ पर दिए है स्ट्रेप्टोकोकाई, गोनोकोकाई एंड निमोकोकाई, इन कोकाई इन्फेक्शन में ये यूज होते हैं। तो देखो कोकाई इन्फेक्शन क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता देता हूँ। एक्चुअली जो कोकाई है, these are the leading pathogens in humans. It is estimated that they produce at least a third of the all bacterial infections of the humans, including the strep throat, pneumonia, meningitis, food poisoning, various skin diseases and the severe type of the septic shocks। तो ये एक पैथोजेंस है जिनकी वजह से हमें इन्फेक्शंस होता है, और ये इसके कुछ अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई, गोनोकोकाई, निमोकोकाई, इन डिसीजेस में ये यूज किया जाता है। जी स्ट्रेप्टोकोकाई इन्फेक्शन जो होता है, these are any type of the infection caused by the group of bacteria streptococcus। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से जो होता है वो है स्ट्रेप्टोकोकाई। देन गोनोकोकाई और निमोकोकाई ये उसी तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, क्योंकि ये कोकाई जो होता है ये पैथोजन है, लीडिंग पैथोजेंस है जो कि ह्यूमंस को अफेक्ट करता है, इन्फेक्शंस होता रहता है इसका। ओके, it is a cheapest sulfa drugs but has now been replaced by its more effective alternative। देखो ये cheapest सल्फा ड्रग्स होता है, cheapest सल्फा ड्रग्स होता है, लेकिन फिर भी अब इसके जो
डेरिवेटिव है जो कि ज़्यादा इफेक्टिव है, इनसे इनको रिप्लेस करते हैं आज के डेट में। अब जब जब अच्छे मेडिसिन आते हैं तो पुराने वाले को रिप्लेस कर देते हैं, उसी तरह से है ये सल्फर। इट इज द चीपेस्ट सल्फर ड्रग बट हैज नाउ बीन रिप्लेस्ड बाय इट्स मोर इफेक्टिव डेरिवेटिव। ओके, so this is enough for today. See you in the next lecture. Thanks for joining. Thank you.